नमस्कार मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि की और कृषि के अंतर्गत आने वाला टॉपिक फसल चक्र के विषय में भी हम देखेंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, इनके विषय में भी आज हम देखेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज के टॉपिक का अध्ययन करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि एवं जलवायु प्रदेशों की। दोस्तों, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए आज की कक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर बात करें हम कृषि की, तो उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो अवस्थिति है वो गंगा यमुना के मैदान में है और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों संपन्न हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से नियोजित हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उससे आंकड़ा ये आया है कि 59.3% लोग कृषि एवं कृषि कार्य से संबद्ध हैं। इसमें 29% कृषक हैं और 30.3% श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक हैं। आगे बढ़ते हैं, जलवायु प्रदेश की तरफ ध्यान देते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों को आधार मानते हुए कृषि को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब कहाँ कैसी मृदा है, कहाँ कैसी बारिश होती है, कहाँ का तापमान कैसा है, मानव संसाधन किस प्रकार हैं, ये कृषि को प्रभावित करते हैं और इन्हीं को आधार मानकर कृषि को 9 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जो हमारा आता है वो आता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। जो भाबर एवं तराई क्षेत्र है ये कहाँ है? तो ये हिमालय की तलहटी वाले इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों के उत्तरी भाग आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो पश्चिमी मैदान में मेरठ मंडल एवं आसपास के क्षेत्र आते हैं। फिर आपका आता है मध्य पश्चिमी मैदान, जिसमें बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, लेकिन अगर जलवायु प्रदेशों या कृषि की बात करें तो यहाँ पर 9 मंडल आते हैं आपके। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, इसमें आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्र सम्मिलित हैं। मध्य मैदान में कानपुर एवं लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर क्षेत्र आता है। इसके बाद में बुंदेलखंड प्रदेश में झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र आते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र शामिल है। इसके बाद में पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिर्जापुर, सोनभद्र और तथा दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं। तो ये रहे आपके कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में, अलग से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में को कुल 18 मंडलों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 18 मंडल हैं? तो है आपका है लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, इसके बाद में आपका आगरा, आगरा के बाद में वाराणसी, इसके बाद में है आपका गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, बरेली और फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद है आपका प्रयागराज,
और प्रयागराज के बाद है आपका चित्रकूट धाम। इसके बाद में आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद में है आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद में है बस्ती, झांसी और इसके बाद में है सहारनपुर। ये आपके 18 मंडल हैं। इसमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली। देवीपाटन जो है ये इसका जो मुख्यालय है वो गोंडा है। और फिर बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा है, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ये आपके 18 मंडल हैं। लखनऊ में छः जिले शामिल हैं। कानपुर में 6 जिले, मेरठ में 6, अयोध्या में 5, अलीगढ़ में 4, आगरा में 4, वाराणसी में 4, गोरखपुर में और देवीपाटन में भी 4-4 जिले शामिल हैं। बरेली में भी 4 जिलों को शामिल किया गया है। मुरादाबाद में 5 जिलों को शामिल किया गया है और प्रयागराज एवं चित्रकूट धाम में भी 4-4 जिलों को शामिल किया गया है। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर में 3 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने कृषि के भी 9 मंडलों को देख लिया। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फसल चक्र को। फसल चक्र क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उनकी उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। और इसे अपनाने के और भी कई लाभ होते हैं, जैसे मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, रोगों में कमी आती है, कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना संभव होता है, मृदा अपरदन में कमी आती है आदि इनके लाभ हैं। किसके लाभ हैं? फसल चक्र के लाभ हैं। फसल चक्र का मतलब होता है बदल बदल कर फसलों को बोना। ठीक है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाया गया है, जिसे हम नीचे की सारणी में देखेंगे। तो ये है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। ठीक है, क्या है? धान मसूर का 1 वर्ष, ज्वार अरहर और गेहूं का 2 वर्ष, धान मटर का 1 वर्ष, धान या मक्का गेहूं का 1 वर्ष, धान गेहूं सरसों का 1 वर्ष, धान जौ का 1 वर्ष, गन्ना पेड़ी हरी खाद का 3 वर्ष। ठीक है, ये था आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। अब अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, तो उसमें आपका मक्का आलू प्याज का 1 वर्ष है फसल चक्र, मक्का आलू गेहूं का 1 वर्ष, धान गेहूं अथवा जौ का 1 वर्ष, ज्वार गेहूं का 1 वर्ष और मक्का आलू और गन्ना का 2 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र की। ज्वार और अरहर का 1 वर्ष है, ज्वार चना का 1 वर्ष है, ज्वार अरहर प्रति गेहूं तिल और अलसी का 3 वर्ष है, कोंदो और चना का, ये जो कोंदो की फसल है ये बुंदेलखंड में खूब होती है, कोंदो और चना का 1 वर्ष है, जौ और ज्वार का भी 1 वर्ष है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और फसलोत्पादन के विषय में देखते हैं। आइए, प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ एवं जायद बोई जाती है। ठीक है, और यहाँ से रबी, खरीफ और जायद की फसलों से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी जायद की है और कौन सी खरीफ की है। कभी कभी नॉर्मल भी पूछा जाता है और कभी कभी उनके कटाई और बुआई का समय पूछा जाता है। तो हम एक साथ सभी फसलों को यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है तो हमें आप कमेंट करें, हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रबी की फसलों की बुआई की। रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो शीत ऋतु के शुरुआत में ही कर दी जाती है, अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक का ये समय होता है इसके बुआई की। इन फसलों को कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं तो गेहूं,
जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी की फसलों में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और खरीफ की फसलों को देखते हैं। अभी हम इन सभी फसलों के विषय में विस्तार पूर्वक नीचे अध्ययन करेंगे। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो खरीफ की फसलें अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं, यानी इनमें जल की भी अधिक जरूरत पड़ती है और तापमान की भी अधिक जरूरत पड़ती है। अतः इनकी बुआई मई से जून जुलाई के मध्य की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। अब आप देखेंगे कि मई से जुलाई तक के बीच में इनकी बुआई होती है, यानी तब भयंकर गर्मी का मौसम आ चुका होता है और इसके बाद में बरसात का शुरू हो जाता है। तो यानी इनको अत्यधिक ताप और अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, और इनकी जो कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर तक होती है और वर्षा भी अक्टूबर और सितंबर से अपनी समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, टांगून, सनई यानी जूट, अरहर जो 4 माह वाली फसल होती है, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जायद की फसलों को। जायद की फसलों को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। अतः इनकी बुआई मार्च से अप्रैल में के बीच में की जाती है और जून जुलाई तक इन्हें काट लिया जाता है। जायद फसलों के अंतर्गत क्या आता है? तो ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीनी नहीं है यहाँ पर चीना है, लोबिया आदि आते हैं। याद रखिएगा, जो फली वाली सब्जियां आती हैं या जो सलाद में उपयोग करने वाले फल आते हैं उनको जायद की फसलों में लेते हैं। इनका समय ज़्यादा नहीं होता है, ये 2-3 महीने की फसलें होती हैं। अब इन फसलों के बीच को हम विस्तार से एक बार देख लेते हैं। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। कब? बोते समय। और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। कब? इसकी बुआई के समय। अतः इसे अक्टूबर और नवंबर में ही बोया जाता है, क्योंकि वही समय होता है जब कम वर्षा और कम तापमान होता है। अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। प्रदेश में गेहूं की खेती के पर्वतीय व पठारीय भागों को छोड़कर सर्वत्र की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जौ की खेती को। देखिए, जौ की खेती का भी वही समय होता है जो गेहूं की खेती का समय होता है और वही तापमान और वही वर्षा की जरूरत पड़ती है जो गेहूं की खेती में पड़ती है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ताप, जल, बुआई और कटाई के मामले में गेहूं के समान इसकी स्थिति जरूरी होती है और ये जब गेहूं की फसल की कटाई होती है तभी जौ की भी कटाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं, चने की बात करते हैं। चने की जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है। इसके लिए कम उपजाऊ वाली मिट्टी जो 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बोते समय 15 से 25 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अतः इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां शुष्क व हल्की मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में चने की खेती चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, आगरा आदि जिलों में की जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो चने की खेती होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो चने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और वहाँ पर चने की अच्छी फसल भी होती है। अब अगर हम रबी की अगली फसल यानी सरसों की बात करें तो प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप में या गेहूं, मटर एवं जौ के साथ मिश्रित रूप में भी की जाती है। ठीक है, सरसों है वो राजस्थान का प्राथमिक उत्पादन है, यानी सर्वाधिक अगर सरसों की खेती होती है तो वो राजस्थान में होती है, लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरसों की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। इसके लिए भी लगभग गेहूं जैसे वातावरण की ही आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश के प्रायः सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये विशेष तौर पर की जाती है। पूर्व में इसकी खेती कम होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और चावल की देखते हैं। चावल की अगर हम बात करेंगे तो चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक उगाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। चावल के लिए चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, बोते समय 20 डिग्री तापमान और पकते समय 27 डिग्री तापमान और 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। यानी आप याद रखिएगा कि जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सरसों की खेती अच्छी की जाती है। ठीक है। सिद्धार्थनगर सुगंधित चावल तथा काला नमक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गन्ने की। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए तथा 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। यह राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल मानी जाती है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना का दोआब, यानी गंगा यमुना जो नदियां हैं उनके बीच का क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या व गोरखपुर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले माने जाते हैं। आगे चलते हैं और बाजरा की बात करते हैं। प्रदेश में बाजरा की कृषि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई होती है, जहां सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में बाजरा की खेती की जाती है। बाजरे की बुआई मई से जुलाई तक तथा कटाई सितंबर से दिसंबर तक की जाती है। प्रदेश में बाजरा उत्पादित करने वाले जिलों में आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर आदि क्षेत्र इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। बाजरा मोटे अनाज में शामिल किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अफीम की खेती की बात करते हैं। तो प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो आपका बाराबंकी है। बाराबंकी के अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है, लेकिन गाजीपुर में राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। अगर अफीम फैक्ट्री की बात करी जाएगी तो वो गाजीपुर में है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करी जाएगी तो वो बाराबंकी जिले में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का की बात करें तो मक्का उत्पादन में राज्य का देश में तृतीय स्थान है। ठीक है। इसे मई, जून, जुलाई में बोकर अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में काट लिया जाता है। यह एक खाद्य फसल है, लेकिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी इसे प्रयुक्त कराया जाता है। राज्य के मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी इत्यादि जिलों में इसकी पर्याप्त मात्रा में खेती की जाती है। अरहर की तरफ चलते हैं। अरहर एक खरीफ फसल है। जिसके बुआई और कटाई के लिए ऊंचे तापमान तथा फली लगने और पकने के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। पानी न लगने वाली भूमि इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, यानी इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी बुआई जून जुलाई में तथा कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की उपयुक्त आवश्यकता होती है और ये प्रयागराज, फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली को देखते हैं। मूंगफली मूलतः एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसकी जो खुदाई होती है वो नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसको जो खाया जाता है वो सर्दियों के दिनों में आमतौर पर ज़्यादा खाते हैं। इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है।
प्रदेश के सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में बड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कपास की तरफ चलते हैं। प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। वैसे तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, लेकिन कपास कई तरह की होती है और ये एक प्रकार की कपास है जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर उगाया जाता है। यहाँ छोटे रेशे की अधिक व लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में कपास की अच्छी पैदावार होती है। प्रदेश में कपास की यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेरा और पंजाब अमेरिकन किस्में पैदा की जाती हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे फसलों की किस्मों से भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेरा और पंजाब अमेरिकन किस्में किस फसल की प्रजातियां हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसकी कृषि मुख्यतः मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया, क्लोवर आदि के साथ में की जाती है। इसे जून जुलाई में बोकर पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में सघन कपास का विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब हम बात करें तो पटसन की बात करते हैं। पटसन जो होता है वो प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा किया जाता है। जूट उत्पादक जिलों में बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी मुख्यतः माने जाते हैं। प्रदेश में जूट की फसल जून जुलाई माह में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अधिकांश भागों में देसी किस्म की जूट बोई जाती है जो रस्सी बनाने के काम आती है। आपने देखा होगा जो कुछ प्लास्टिक की रस्सियाँ आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रस्सियाँ आती हैं जो चुभने वाली होती हैं, वो रस्सियाँ पटसन की ही बनी होती हैं। अब अगर तंबाकू को देखें तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर और फर्रुखाबाद जिले में, ये पूरा नहीं लिखा है, फर्रुखाबाद जिले में तंबाकू उगाई जाती है। प्रदेश में तंबाकू की खेती विशेषतः खाने तथा हुक्का पीने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे। आपका कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।